प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मूल कण के अध्याय में देखने जा रहे हैं फ्लेवर सिमेट्री क्या होती है, 8 फोल्ड वे किसे कहा गया है, कलर क्वांटम नंबर क्या है और नवंबर क्रांति क्या है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं फ्लेवर सममिति किसे नाम दिया गया है, फ्लेवर सिमेट्री, और अष्टसतही सहेली क्या है, 8 फोल्ड सिमेट्री क्या है, उसे हम देखने जा रहे हैं। तो हम ये देख चुके हैं पूर्व में ही इस चैप्टर में, और न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ के अध्याय में भी हम देख चुके हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक ही न्यूक्लियॉन की दो अवस्थाएं होती हैं जिन पर समान आवेश होता है, द्रव्यमान जिनके समान होते हैं, लेकिन आवेश क्या होता है, भिन्न होता है, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है और न्यूट्रॉन उदासीन है। और विद्युत जो चुंबकीय अन्योन्य क्रियाएं हैं, इसलिए इनमें क्या होती है, थोड़ी सी भिन्नता आ जाती है, क्योंकि एक आवेशित कण है और दूसरा निरावेशित कण है। और इसी को बताने के लिए कि ये एक ही न्यूक्लियॉन की दो अवस्थाएं हैं और भिन्न अवस्थाएं हैं, इसको बताने के लिए किसको परिभाषित किया गया है, आइसोस्पिन को परिभाषित किया गया है। और सरलता के लिए ये माना गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हैं, एक ही न्यूक्लियॉन के डबलेट हैं, द्विक हैं, और इसलिए प्रोटॉन के आइसोस्पिन का तृतीय घटक क्या दिया जाता है, हाफ से दिया जाता है, और न्यूट्रॉन की जो आइसोस्पिन का घटक है वो किससे दिया जाता है, माइनस हाफ से दिया जाता है। अब ये बात और है कि इसी प्रकार हम ये देखते हैं कि जो हमने मूल कण और डिफाइन किए हैं उसमें कायॉन और जो जाई है ये कण भी SOU2 का ही डबलेट बनाते हैं, सिग्मा और पाई भी क्या बनाते हैं, डबलेट बनाते हैं। लेकिन UDS जिन तीन क्वार्कों से मिलकर हम कहते हैं कि मूल हेड्रॉन्स का निर्माण हुआ है, वो समूह किसका निरूपण करते हैं, SU3 का। यानी ये सारे द्वित्व किसका निरूपण करते हैं, SU2 सिमेट्री का निरूपण करते हैं, जबकि जो तीनों क्वार्क हैं UDS वो किसका निरूपण करते हैं, किसको बताते हैं, SU3 सिमेट्री को बताते हैं, जहाँ SU का तात्पर्य क्या है, स्पेशल यूनिटरी सिमेट्री से तात्पर्य है, और SU2 एक्चुअली क्या होता है, 2x2 की यूनिटरी मैट्रिक्स ग्रुप से हो जाती है। अब ये पाया गया कि आपके पास प्रबल अनन्य क्रियाओं में इन क्वार्क के परस्पर रूपांतरण जब होते हैं तो SU सिमेट्री बनी रहती है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि UDS का जो अपना फ्लेवर है वो बना रहता है, वो फ्लेवर नहीं बदलता है। और इसे ही हम क्या कहते हैं कि जो प्रबल अनन्य क्रियाओं में इस UDS की सिमेट्री नहीं बदलती है तो ये कहलाता है, यानी इसमें SU समिति बनी रहती है, तो इस समिति को ही हम क्या नाम देते हैं, फ्लेवर सिमेट्री। यानी ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि मूल कण 3 प्रकार के फ्लेवर से मिलकर बने हैं, जिसे हमने क्वार्क नाम दिया है UDS, इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं। और प्रबल अनन्य क्रियाओं में इनका क्या होता है, इस फ्लेवर का क्या होता है, संरक्षण होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, क्योंकि सिमेट्री नहीं बदलती है UDS की, इसलिए वो क्या कहलाती है, फ्लेवर समिति कहलाती है। और हम ये तो हमने देख लिया है आपके पास कि सिग्मा और पाई कण, कायोन और जाई कण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसका निर्माण करते हैं, एक डबलेट का निर्माण करते हैं। लेकिन 8 बेरियान में से अगर हम देखें, 8 बेरियानों को अगर हम एक साथ व्यक्त करना चाहें, यानी एक सुपर मल्टीप्लेट के रूप में हम इसे निरूपित करना चाहें, तो इसके लिए गैलोन ने क्या दी, 8 फोल्ड वे दिया, कि जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, 8 बेरियानों को एक साथ एक सुपर मल्टीप्लेट के रूप में निरूपित कर सकते हैं। और उसने क्या किया, बेरियन और मेसोनों का निरूपण किससे किया, अष्टविमीय विधि से किया। और इसको और किसका निर्माण किया गया, एक तो बेरियन ऑक्टेट का भी निर्माण किया और मेसोन ऑक्टेट का भी निर्माण किया। तो अब सबसे पहले हम बेरियन डॉक्यूप्लेट का निर्माण भी इसी के द्वारा ही, बेरियनों की क्वार्क संरचना के साथ इसका भी निरूपण किया गया। तो ये तीनों जो निरूपण है वो हम पीछे आगे देखते हैं कि कैसे किया गया। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं 8 फोल्ड वे क्या था। तो 8 फोल्ड वे के द्वारा जो आपके पास संरचना थी, जैसे गैलमान ने दिया, उसने क्या किया, इस अष्टसतही शैली के द्वारा हेड्रॉन को ऑर्गेनाइज किया, और उसकी व्यवस्था किस पर निर्भर थी, विचित्रता और उनके आवेश पर निर्भर थी। यानी कि इस 8 फोल्ड का जो निर्माण होगा वे का, वो किसके आधार पर होगा, हेड्रॉन की विचित्रता और उसके आवेश के आधार पर होगा। तो ये माना गया कि हेड्रॉन की जो स्ट्रेंजनेस है, जो उसकी विचित्रता है, वो और उनके जो चार्ज हैं उसके आधार पर हम डिफरेंट ज्यामितीय प्रतिरूपों से इन को प्रदर्शित कर सकते हैं। हेड्रॉन्स को दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए हम अष्टसतही विधि का सहारा ले सकते हैं, और उस अष्टसतही विधि में हम करेंगे क्या, डिफरेंट प्रकार के प्रतिरूपों का, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। और इस शैली में हम क्या रखेंगे कि जो क्षैतिज पंक्तियां होंगी वो समान विचित्रता वाले कणों के लिए होंगी, और
जो ढाल वाले विकर्ण हैं उन पर कौन स्थित होंगे? समान आवेश के कण, यानी क्षैतिज पंक्तियों पर समान विचित्रता वाले कण स्थित होंगे, और जो ढाल वाले विकर्ण हैं उस पर कौन स्थित होंगे? समान आवेश के कण स्थित होंगे। जैसे क्वार्क का यहाँ पे निरूपण किया गया है। क्वार्क 3 है, UDS। तो इनकी जो विचित्रता है, समान विचित्रता वाले कण यानी U और D की विचित्रता क्या है? 0 है। तो एक क्षैतिज पर ये स्थित है, एक क्षैतिज पंक्ति पर ये स्थित है। इसी तरह S एक पॉइंट, हमने चूंकि एक ट्राइंगल बनाया तो एक पॉइंट हो गया, तो ये किसी से भी नहीं मिल रहा है, तो यहाँ एक अलग इसकी सिमेट्री क्या, इसकी विचित्रता कितनी है? S = -1 है। और हमने ये कहा कि जो विकर्ण है, ढाल वाले विकर्ण है, वो उस पर कौन स्थित होंगे? समान आवेश के कण। तो ये ढाल वाला विकर्ण जो एक ये हमने खींचा, इस पर कौन स्थित है? Q = 2/3 का जो U क्वार्क है वो स्थित है, और D और S का जो है आवेश समान है, वो इस ढाल वाले विकर्ण पर स्थित है, और इसका आवेश कितना है? -1/3। अब विचित्रता की जब हमने अविशेष, ये हमने यहाँ इस पे भी लिख के दिखाए हैं कि क्वार्क कणों के आवेश और विचित्रता संख्या क्या है। अब एंटी क्वार्क की मैं बात करूँ तो जहाँ S विचित्रता S की -1 है, यहाँ एंटी क्वार्क की क्या हो जाएगी? +1 हो जाएगी। इसी तरह आवेश जहाँ प्लस के हैं वहाँ माइनस के हो जाएंगे, और जहाँ माइनस के हैं एंटी क्वार्क में वो आवेश क्या हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे। तो क्वार्क का जब हम अष्टस्थायी शैली में निरूपण करेंगे एंटी क्वार्क का, तो एंटी क्वार्क का उल्टा हो, एक तरह से इसका मिरर इमेज हो जाएगी, हम ये कह सकते हैं। तो S बार का मान क्या हो जाएगा? ये क्योंकि क्षैतिज पंक्तियों पर क्या है? समान विचित्रता वाले कण स्थित हैं, तो U बार और D बार की विचित्रता समान है, इसलिए वो एक क्षैतिज पंक्ति पर स्थित है। और जो विकर्ण है S और D बार के आवेश समान है, इसलिए वो एक ही विकर्ण पर स्थित है। तो इस तरह से हम अष्टस्थायी शैली से क्वार्क का निरूपण कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि अष्टस्थायी शैली के द्वारा ही हम किस प्रकार निरूपण करते हैं आपका बेरियॉन का। तो बेरियॉन का निरूपण में हमने देखा था कि बेरियॉन कितने हैं? 8 प्रकार के बेरियॉन हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस और जाई 0, जाई माइनस। तो ये लैम्डा 0 और सिग्मा 0 कहाँ हैं? सेंटर पे स्थित दिखाए गए हैं। तो अभी हमने क्या कहा था कि जो क्षैतिज रेखाएं हैं वो किसको निरूपित करेंगी? समान विचित्रता को। तो ये क्षैतिज रेखा समान विचित्रता को। इसी तरह यहाँ से जाई माइनस, जाई 0 और जाई प्लस से होती है अगर मैं रेखा खींचे, तो वो किसको निरूपित कर रही है? विचित्रता S = -1 को। ये जाई माइनस और जाई 0 वाली जो क्षैतिज लाइन है किसको निरूपित कर रही है? S = -2 को। अब हम विकिरणों पर, ढाल वाले विकिरणों को देखें, डायगोनल्स को देखें, तो P और प्रोटॉन और जो जाई प्लस है वो Q = +1 पर स्थित है। न्यूट्रॉन है, लैम्डा 0 है, सिग्मा 0 है और जाई 0 है। ये किसके लिए आवेश हैं? Q = 0। ये विकर्ण वाला ढाल है, विकर्ण है ना, ये डायगोनल है इसका। इसी तरह जाई प्लस और जाई माइनस जो डायगोनल बन रहा है वो किसके लिए है? क्योंकि इन दोनों का आवेश समान है, -1 के बराबर है। और इनकी जो क्वार्क संरचना है वो भी इसी के साथ ही दिखाई गई है कि न्यूट्रॉन की क्वार्क संरचना UDD, प्रोटॉन की UUD। यहाँ आप एक सिमेट्री नोट करें तो यहाँ ये UUD था, तो ये UUS हो चुका है। मतलब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आपको एक समानता इनके क्वार्क स्ट्रक्चर में भी यहाँ से दिखेगी। जैसे ये UDDD था तो ये हो गया UDS और ये बन गया USS। तो यानी ये सारे U से शुरू होकर ये डबल D है, ये DS हो गया, और यहाँ ये क्या बन गया? SS। और इस विकर्ण पे क्या स्थित हैं दोनों? इस दोनों पर क्या है? SS वाले। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसी तरह से हम इनको, यहाँ UU है तो ये भी UU है, ये D है, ये बस S हो गया है। इसी तरह ये DSS है, तो ये आपके पास इस तरह से हमने इन क्वार्कों की संरचना को दिखा रखा है। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि मेसॉन का हम अष्टस्थायी शैली में कैसे व्यवस्था करेंगे। तो मेसॉन के लिए आपके पास पाई मेसॉन है, K0 है, K प्लस है, K माइनस है, और इसका एंटी क्वार्क K0 का, K0 बार से दिखाया गया है, K प्लस का एंटी क्वार्क K माइनस है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो मेसॉन का जब अष्टस्थायी शैली में व्यवस्था की गई तो K0 K प्लस जो क्षैतिज तल है S = +1, विचित्रता समान वाले कण एक ही क्षैतिज तल पर स्थित हैं। विचित्रता S = 0 वाले एक ही तल पर स्थित हैं। K माइनस K0 की विचित्रता -1 है, ये दोनों एक ही तल पर स्थित हैं क्षैतिज पंक्तियों में। और विकिरणों पे अगर हम देखें तो विकिरणों वाले जो लाइनें हैं उन पे कौन स्थित हैं? समान आवेश वाले कण। तो K प्लस और पाई प्लस समान आवेश Q = +1 है, तो वो एक ही डायगोनल पर स्थित हैं। K0, पाई 0, नीटा 0 और K0 बार, ये सब एक ही आवेश के कण हैं, ये एक ही डायगोनल पर स्थित हैं।
और इसी तरह पाई माइनस और पाई आवेश क्यू इज इक्वल टू -1 के कण हैं और ये एक ही डायगोनल बार पर स्थित है। तो इस प्रकार से आपका हमने मेसॉन्स का और बेरियंस का क्या किया है, अष्टतही व्यवस्था में निरूपण किया है। अब हम लेते हैं बेरियन डकप्लेट का निर्माण कैसे हुआ। तो यहाँ पर ये जो डेल्टा वाले कण हैं वो सारे एक ही क्षैतिज प्लेट पे, जिसका कि S = 0 है मान, उस पे दिखाए गए हैं। सिग्मा वाले तीनों कण S = -1 के एक ही क्षैतिज लाइन पे दिखाए गए हैं। जाई माइनस और जाई 0 एक ही क्षैतिज लाइन S = -2 पे दिखाए गए हैं। और ओमेगा कण एक अलग लाइन पे दिखाया गया है, जिसके लिए S = क्या है, -3 है। अब डायगोनल वाले कण अगर हम देखें तो डायगोनल पे ये सिग्मा प्लस प्लस पे Q = -2, सिग्मा प्लस पे डेल्टा प्लस प्लस पे Q = -2, डेल्टा प्लस पे Q -1, डेल्टा 0 के लिए Q 0, डेल्टा माइनस के लिए Q = -1। तो इस पूरे पे अगर आप देखें तो सारे वही मूल कण स्थित हैं जिसके लिए Q -1 है डायगोनल पे। इस डायगोनल पे सारे वही कण स्थित हैं जिसके लिए Q = 0 है। इस डायगोनल पे सारे वही कण स्थित है जिसके लिए Q = -1 है। और ये कण वो है जिसके लिए आवेश क्या है, Q = -2 है। इस प्रकार से हम अष्टतही शैली में निरूपण करते हैं हेड्रॉन्स का यानी बेरियंस का, मेसॉन्स का, और डकप्लेट कैसे बनाते हैं वो भी हमने देखा है। अब हम देखते हैं कलर क्वांटम संख्या क्या चीज़ है। तो अभी तक हमने देखा कि जो बेरियन और मेसॉन की संरचना यानी हेड्रॉन की जो संरचना है वो क्वार्क मॉडल से हम समझाते हैं, यानी 3 प्रकार के तो क्वार्क, UDS और 3 उनके प्रतिकण U बार, D बार और S बार। तो अब हम ये देखते हैं कि जब इसका मतलब जैसे कि मैंने ये देखा है अभी यहीं पे कि आपके पास जो न्यूट्रॉन की संरचना है वो UDD है, प्रोटॉन की UUD है, यानी कि 2 क्वार्क हम एक साथ एक ही फ्लेवर के आ रहे हैं। जबकि पाउली के एक्सक्लूजन के प्रिंसिपल के द्वारा कोई भी 2 समान क्वांटम संख्याओं के कण एक ही अवस्था में स्थित नहीं हो सकते। तो इसका मतलब पाउली के अपवर्जन नियम का यहाँ पालन मूल कणों की संरचना में नहीं हो पा रहा, जिस हिसाब से हमने देखा है। तो इसलिए इसको समझाने के लिए माना गया कि इसका मतलब जो क्वार्क है उसमें किसकी कल्पना की गई, कलर की कल्पना की गई। और ये कलर यानी क्वार्क में एक अतिरिक्त गुण है, वो ग्रीनबर्ग ने बताया कि आपके पास क्वार्क में इसमें इसका मतलब एक और अतिरिक्त गुण है, वो है कलर। तो 3 प्रकार के कलर के क्वार्क की कल्पना की गई कि रेड, ग्रीन और ब्लू, यानी एक ही प्रकार में एक ही क्वार्क में 2 प्रकार की भिन्नता स्थापित करने के लिए ये हमने रंगों का नाम दिया है। हालांकि ये परंपरागत रंग नहीं है जो हमें दिखते हैं कि ये रेड कलर की वस्तु है, ये ग्रीन कलर की वस्तु है, ये उस तरह से नहीं है। ये सिर्फ क्वार्कों की भिन्नता को परस्पर समझाने के लिए दिए गए हैं। जैसे कि एक यू में यू क्वार्क लूँ तो यू में 3 क्वार्क हो जाएंगे। UR यानी यू अगर मैंने एक कण लिया है, यू मूल क्वार्क लिया है, तो यू क्वार्क के 3 क्वार्क कौन कौन से हो जाएंगे, UR यानी यू का रेड, यू का ग्रीन और यू का ब्लू। इसी तरह मैं D के लिए कहूँ तो D के 3 हो जाएंगे, D का रेड, D का ग्रीन और D का ब्लू क्वार्क। इसी तरह आप S के लिए कह सकते हैं, S का रेड क्वार्क, S का ग्रीन क्वार्क और S का ब्लू क्वार्क। तो इस तरह से हमने देखा तो कुल कितने क्वार्क हो गए, एक्चुअली ऐसे बनाने पर कुल 9 हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो पालन हो जाएगा, क्योंकि अगर जैसे मैंने माना कि प्रोटॉन में आपके पास जो मेरे पास जो प्रोटॉन की दिक् संरचना है उसके अनुसार प्रोटॉन में 2 तो यू क्वार्क हैं, एक डी क्वार्क है। तो ये यू क्वार्क भिन्न होंगे कलर में, या तो रेड और ग्रीन हो सकता है, ग्रीन और ब्लू हो सकता है। तो इस तरह से जो हम ये कहते हैं कि एक ही प्रकार के सभी कण पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार एक अवस्था में से एक संरचना में नहीं आ सकते। तो ये जो कलर की हमारी परिकल्पना है वो पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करती है, जब हम संरचना को क्वार्क की संरचना द्वारा किसी मूल कण की संरचना को डिफाइन करते हैं, यानी ये बताते हैं कि मूल कण में कितने क्वार्कों से मिलकर उसका निर्माण हुआ है। तो जो एक फ्लेवर के आपके पास क्वार्क हैं उसमें डिफरेंट कलर मान लेने से हमारे पास पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का पालन हो जाता है। अब हम देखते हैं नवंबर क्रांति क्या चीज़ है। नवंबर क्रांति एक्चुअली इस बात पर बेस्ड है कि अन्य कणों को भी बहुत खोज की गई है। अन्य क्वार्क कण जो अभी तक हमने पढ़े हैं उसके अलावा भी क्वार्क कणों की खोज की गई है, और उसी की व्याख्या को, उन्हीं की प्रॉपर्टीज़ की जो व्याख्या की गई, यानी जो मेसॉन कण जितने भी हमने मूल कण खोजे हैं उसके अतिरिक्त जब 1974 के नवंबर माह में
स्वतंत्र रूप से सीसी टिंग समूह और बर्टन रिचर समूह द्वारा साई मेसॉन की खोज हुई। साई मेसॉन क्या था? उदासीन था और प्रोटॉन से 3 गुना भारी कण था, लेकिन इनकी आयु अन्य हेडॉन कणों की अपेक्षा कितनी थी? 1000 गुना ज़्यादा थी। तो साई मेसॉन के अतिरिक्त भी अन्य कणों की खोज हुई, यानी एक तरह से इसको नवंबर माह की खोज से शुरू करके जोड़ा गया। तो नवंबर माह में साई मेसॉनों की खोज हुई और उसके बाद अन्य मूल कणों की भी खोज हुई, इसलिए इनकी जो खोज हुई बाद में, इन सबको क्या नाम दिया गया? नवंबर क्रांति नाम दिया गया। उनके गुण प्रॉपर्टीज़ को भी खोजा गया, उनकी संरचना की भी व्याख्या की गई। तो इस सब को हम क्या नाम देते हैं? नवंबर क्रांति नाम देते हैं। तो क्या क्या खोजे गए? तो साई कण के लिए व्याख्या के लिए यूडीएस के अलावा भी एक और चौथे क्वार्क की कल्पना की गई, जिसे क्या किया, क्या नाम दिया गया? चार्म क्वार्क दिया गया। और इसके प्रतिकण को क्या नाम दिया गया? प्रति चार्म क्वार्क नाम दिया गया। और इसके क्वांटम संख्या को क्या नाम दिया? चार्म संख्या, यानी सी से निरूपित किया गया। और इसके अलावा ये लैम्डा जो क्वार्क है, लैम्डा सी को यूडीसी से मिलकर बना हुआ माना गया। और साई माइनस को, यानी चार्म क्वार्क की ये सी क्या है? यहाँ चार्म क्वार्क है। तो लैम्डा सी की यानी और मूल कण खोजे गए जिसमें किसके होने की पुष्टि हुई? चार्म क्वार्क होने की पुष्टि हुई। जैसे कि साई माइनस की संरचना में यूयूसी खोजी गई, जाई चार्म की संरचना में यूएससी को खोजा गया, ओमेगा सी की संरचना में एसएससी की खोज पाई गई। यानी हर एक में ये ऐसे मूल कण पाए गए जिसमें क्या था? चार्म क्वार्क संबंधित था। जो पूर्व के 3 क्वार्क थे उनके अतिरिक्त एक चार्म क्वार्क की भी खोज हुई, यानी ये सी से जो निरूपित किया गया है इन संरचनाओं में, वो क्या है? चार्म क्वार्क है। भारी मेसॉन साई की भी खोज हुई और इसमें किसकी पुष्टि हुई कि ये किससे मिलकर बना है? बॉटम क्वार्क इसमें आता है। तो इससे 1980 में इससे पहले बने बेरियन जो डेल्टा बी है, इसमें यूडीबी की खोज हुई, यानी कि बॉटम क्वार्क की भी खोज हुई। और उसके अलावा टॉप क्वार्क भी 1995 में टॉप क्वार्क की भी होने की पुष्टि हुई। यानी इस प्रकार से साई मेसॉन के अलावा चार्म क्वार्क, बॉटम क्वार्क और टॉप क्वार्क की भी होने की पुष्टि हुई। और इनके विभिन्न मूल कणों की जो सममिति की व्याख्या के लिए है, इनके प्रतिकणों का भी उपयोग किया गया, इनके प्रतिक्वार्कों का भी उपयोग किया गया। इस प्रकार से कुल 6 क्वार्क और 6 प्रतिक्वार्क होने से, यानी अभी तक हमने देखा कि आपके पास यूडीएस और कौन कौन से हो गए? सीटीबी, यानी कुल 6 क्वार्क हो गए। 6 क्वार्क कौन कौन से हो गए? एक तो हुआ यूडीएस, 3 क्वार्क तो ये हुए, और बाद में जो खोजे गए वो क्या थे? सीटीबी। तो ये और 6 क्वार्क हो गए। और इनके प्रति क्वार्क तो 6 और 6 मिलाकर कितने हो गए? 12 कण हो गए। और प्रत्येक में कितने कलर हुए? 3 कलर। तो इस प्रकार से कुल कितने क्वार्क हो गए? 36 क्वार्कों की खोज अभी तक हो चुकी है और भी आगे खोज जारी है। और इनकी संरचना, उत्पादन और आयुकाल, इन सब और क्षय की जो विधा है, इन सब पर भी खोज की जा रही है। धन्यवाद।